ठीक है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर प्रोग्रामिंग आएगा। बिना इन चीजों को चेक किए हुए डायरेक्टली प्रोग्रामिंग करना नाड़ियों का काम है। आप लोग सब इंजीनियर्स हैं, आप सब फॉलो करेंगे सिस्टम को, स्टेप को। स्टेप्स क्या बोलते हैं? पहले आपको सारे स्टैंड बाय वोल्टेज चेक करने हैं। दूसरा स्टेप क्या बोलता है? डीएसओ से आपको क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। ठीक है। तीसरा स्टेप होता है रीसेट। रीसेट के लिए एक प्रोसेसर के आजू बाजू में एक आईसी लगी होगी 3 लेग की, जो कि मॉसफेट जैसी दिखती है। ठीक है, उस पे आईसी लिखा होगा, क्यू या डी नहीं लिखा होगा। डायोड्स भी होते हैं 3 लेग के, सो डी या क्यू नहीं लिखा होगा, मॉसफेट वगैरह नहीं है वो, फिर आईसी लिखा है तो आईसी है वो। सो प्रोसेसर के आजू बाजू में कोई ऐसी 3 लेग की आईसी दिखती है तो वो रीसेट आईसी है। ठीक है, लोकेशन नंबर में आईसी लिखा होगा। आप सभी को पता है ना लोकेशन नंबर किसको बोलते हैं? हर एक पार्ट्स का लोकेशन नंबर होता है प्रिंटेड, जैसे IC 501, IC 502 ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वो पहचानने का तरीका। तो आपको फ्लैश रीसेट की दो पिन पे आपको 3.3 आने चाहिए, एक पिन ग्राउंड होती है। ठीक है, तो कोई 2 पिन पे 3.3 आ रहे हैं तो रीसेट आईसी ओके काम कर रही है। फिर आगे बढ़ेंगे। पिन नंबर 1 जो है फ्लैश आईसी की, वो से बोलते हैं चिप सिलेक्ट। ठीक है, ये 8 पिन की आईसी के बारे में। पहले आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है इधर, जो कि 72 किलोहर्ट्ज के आसपास होगी। ठीक है, उसके बाद फिर सीरियल इनपुट आउटपुट 0 फ्रीक्वेंसी 2 नंबर की पिन फ्लैश की, उस पर चेक करोगे जो मेगाहर्ट्ज में होगा। आपको ये फ्रीक्वेंसी देखनी है। उसके बाद छठा स्टेप होगा सीरियल इनपुट आउटपुट 0, जो फ्रीक्वेंसी है पिन नंबर 5 पे फ्लैश की, वो भी मेगाहर्ट्ज और हाई किलो हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज के अंदर होगी। मतलब जैसे 800 किलोहर्ट्ज या 1 मेगाहर्ट्ज या उसके आसपास। ठीक है, उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी होगी। और सीरियल क्लॉक 6 नंबर की पिन, इस पर आपको 12 मेगाहर्ट्ज, यूनिवर्सल बोर्ड हो तो 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दिखेगी। और अगर जो नॉर्मल कंपनी बोर्ड है तो 24 मेगाहर्ट्ज, जो ओरिजिनल क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको 6 नंबर पे दिखेगी। अगर जो ये सारी चीजें ओके है तो आपको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। इनमें से ये जो लास्ट स्टेप जो है, फ्लैश आईसी की पिंस पे सिग्नल ना मिले, ठीक है, इसके बाद आपको प्रोग्राम करना है। मतलब स्टेप नंबर 4 से लेके 7 तक में प्रॉब्लम है, ये ओके नहीं है, तो आपको फ्लैश आईसी प्रोग्राम करना है। ये सभी ओके है, पिन नंबर 1, 2, 5 एंड 6 पे फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए वैसी ही आ रही है, तो आपका जो फ्लैश डेटा है वो ओके है। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो करके आगे बढ़ना है। और ये स्टेप फॉलो करेंगे तो कभी पीछे नहीं मुड़ के देखोगे, आपका कभी भी सेट जो है रुका हुआ नहीं रहेगा, हमेशा ठीक होगा। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा अगर जो आप इस तरह से सिस्टमेटिक काम करते हैं तो। क्योंकि एक बार आपको आदत लग जाती है स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करने की, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको बहुत हार्ड नहीं लगेगा। प्रॉब्लम्स को देखते हुए वोल्टेज मेजरमेंट, सिग्नल मेजरमेंट करना है आपको। जैसे डेड सेट स्टैंड बाई है तो आपको क्या करना है, आपको अब पता चल गया है। पिक्चर नहीं आ रही है, ठीक है, या पिक्चर आ रही है, चार पिक्चर आ रही है एक ही, मतलब जैसे मेनू है तो 4 मेनू दिख रहे हैं, तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम फ्लैश आईसी की होती है। तो आपको पिक्चर का जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए
सॉफ्टवेयर में इश्यू होगा या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की दो तरीके की प्रॉब्लम आती है, एक तो डेड सेट, एक है पिक्चर की प्रॉब्लम्स, जो ऑडियो क्लैरिटी सब कुछ ओके होगा लेकिन डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगी। डिस्प्ले की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी वो ऐसी होगी। ठीक है, और नो पिक्चर, पिक्चर भी नहीं आएगी कई बार। तो किस टाइप का रिजोल्यूशन कौन सी पैनल में डाला हुआ है, रॉन्ग रिजोल्यूशन से आपको इस टाइप की इमेजिंग प्रॉब्लम आएगी। रॉन्ग रिजोल्यूशन मींस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर करना है। तो फ्लैश ऐसे 40% 45% की प्रॉब्लम्स फ्लैश आईसी रिलेटेड होती है। देखकर ही समझ में आ जाएगा कि फ्लैश की प्रॉब्लम है। और आपने ऊपर के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए काम किया, उसके बाद प्रोग्रामिंग भी कर ली, आपने प्रोग्रामिंग भी कर दिया, आपको पक्का पता है कि सॉफ्टवेयर जो आपने डाला है वो ओके है, टेस्टेड ओके, आपने पहले की जो फाइल्स है उसमें से ही निकाल के डाला हुआ है, जो आपने खुद ने बनाई है सॉफ्टवेयर, वो अगर जो डालते हैं और फिर भी पिक्चर या डेड सेट ही रहता है, जैसे सिम्टम चेंज नहीं होता है, तो फिर बाद में आपकी जो प्रॉब्लम निकलेगी वो है प्रोसेसर की या प्रोसेसर ड्राई होने की। ठीक है, तो इतनी सारे स्टेप्स के बाद आप फाइनल जजमेंट पे पहुंचेंगे, क्या प्रोसेसर खराब है या ड्राई है। ड्राई सोल्ड है तो आपको ड्राई सोल्ड करना है उसे। ठीक है, एलजी के कई सेट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो डेड सेट होता है और बॉल आईसीस होती है, वो ड्राई जल्दी होती है। तो सारे आपने जो अभी ऊपर के स्टेप्स देखे वो सारे क्लियर करने के बाद फिर आप इन लास्ट स्टेप पे आओगे जो कि प्रोसेसर पे। अब प्रोसेसर को ड्राई करने के बाद पावर ऑन ऑफ आता है, अगर जो पल्स आ जाता है पावर ऑन पल्स जो पावर बोर्ड में, उसके बाद जो प्रॉब्लम है बाकी के स्टैंड बाय वोल्टेज बाकी के वोल्टेज निकलने की, सेकेंडरी वोल्टेज वो नहीं निकलते हैं तो वो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी जैसे आपका स्टैंड बाय वोल्टेज वाला क्लियर हो जाता है, फिर पावर ऑन सिग्नल जो है माइक्रो प्रोसेसर से पावर बोर्ड की तरफ जाता है और उसके बाद पावर बोर्ड अपना काम नहीं करता है तो वो पावर बोर्ड की प्रॉब्लम है। कंट्रोल सिग्नल देना मदरबोर्ड का काम है, उसके बाद मदरबोर्ड का कोई रिलेशन नहीं रहता पावर बोर्ड के साथ, जो भी सेकेंडरी वोल्टेज निकलेंगे वो पावर बोर्ड की खामी होगी। ठीक है, तो आपको पावर बोर्ड अलग से चेक करना है, मदरबोर्ड से हटा के भी आप सेल्फ टेस्ट में कर सकते हैं। सेल्फ टेस्ट के लिए क्या करना होगा, पावर ऑन पिन को 5 वोल्ट देना है, डायरेक्टली जंपर लगा सकते हो, और बैकलाइट ऑन पिन को भी आप 5 वोल्ट के साथ टैग करना है, मतलब 2 जंपर लगेंगे, 5 वोल्ट बैकलाइट ऑन के साथ भी और पावर ऑन के साथ। अब पावर ऑन को जंपर देने के बाद बाकी स्टैंड बाय वोल्टेज नहीं निकल रहे तो वो चेक करना है आपको। ठीक है, कौन सा एसएमपीएस है जो 12 वोल्ट निकाल रहा है सेकेंडरी के, वो आपको देखना है, फिर उससे रिलेटेड ऑप्टो कपलर से होते हुए प्राइमरी सर्किट की ड्राइव आईसी तक जाना है। ड्राइव आईसी की वीसीसी पिन भी आपको चेक करनी है कि वीसीसी आ रहे हैं कि नहीं। हेलो, यस बोल रहा हूँ। ओके, नो, ओनली इंग्लिश या हिंदी। Yeah, online training is right now running. After this training, next second batch will start. You have to just for participating in that online training, you have to pay some amount. I will give you the account number. You have to pay in that account the given amount. For 1 hour class, it is around 15 to 16 days. In 15 to 16 days, you will be able to learn. Yeah, 1 hour, 1 hour class.
So you just send me the on my WhatsApp number, your details. I will send you how much to pay and how to pay. This is my WhatsApp number. You have to just write your name, then write it in WhatsApp and ask for an online training participation method. I will send you the detail there. Okay. Okay. Bye. So क्लियरिटी आ गई आप सभी को? So बहुत ही इजी है, सिंपल मेथड है. फॉल्ट को देख के वोल्टेज मेजरमेंट करना है. अगर जो सेट ऐसा है कि आपका टीवी स्टार्ट हो जाता है और बैकलाइट भी ऑन हो जाती है, तो क्या स्टैंड बाई के पार्ट्स चेक करोगे आप? नहीं, है ना, क्योंकि रिमोट से ऑन ऑफ हो रहा है, सब कुछ कंप्लीट है. ऑडियो भी अगर जो आ गया है तो आप किस साइड जाओगे? पहले टिक ऑन के वोल्टेजेस देखोगे. पिक्चर नहीं आ रही है तो टिक ऑन के वोल्टेज इनपुट, पहले आपके जो 12 वोल्ट 5 वोल्ट की पैनल है उसके हिसाब से पहले इनपुट पे वोल्टेज देखेंगे. फिर बाकी के सारे जो आउटपुट वोल्टेज हैं जो डीसी टू डीसी आईसी निकालती है वो देखोगे आप. ठीक है. और वो देखने के बाद सारे वोल्टेज अप टू द मार्क है जैसे होने चाहिए. फिर आप वीकॉम वोल्टेज देखोगे और गामा वोल्टेजेस देखोगे. गामा वोल्टेजेस आपको पता है कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं गामा वोल्टेजेस? सतीश जी सर. गामा वोल्टेज किस टाइप के होते हैं? वो स्टेप वाइज कम होते चले जाते हैं ना सर. कितने से स्टार्ट होंगे? नहीं 15 से 15. ओके, 15.7 के आसपास. ठीक है. और उसके बाद वो कम होते हुए 0.4 तक जाएंगे. ठीक है जी. तो गामा की फॉल्ट भी नो पिक्चर वाले भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है गामा आईसी किस तरह से खराब है, उसके हिसाब से इसकी जो फॉल्ट का जो दिखने का होगा वो चेंज होगा. किसी में पिक्चर आ रही होगी, कलर्स दिख रहे होंगे खाली. किसी में व्हाइट रास्टर दिख रहा होगा, उसमें बैकग्राउंड में हल्का पिक्चर दिख रहा होगा. सो डिपेंड करता है कि अंदर कलर की सेटिंग कैसी है, क्योंकि आप कलर सिग्नल ही काम कर रहा है. कलर कम किया हुआ है तो आपको व्हाइट रास्टर जैसा भी दिख सकता है, क्योंकि आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट काम नहीं कर रहा है. बिकॉज आपकी जो गामा आईसी है वो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का काम करती है. जो पिक्चर का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का जो भाग होता है वो गामा आईसी देती है, और वो खराब होगी तो कलर खाली दिखेगा. सो कलर में एक सेटिंग जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पिक्चर कैसी दिखेगी. ठीक है. खाली कलर में फुल कलर करेंगे तो बहुत ही डार्क कलर दिखेगा, लेकिन उसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो सिग्नल्स होते हैं वो नहीं दिखेंगे जो गामा आईसी प्रोड्यूस करती है. ठीक है. फिर इसके बाद आपने सारे पैनल वोल्टेज देख लिए. अब अभी भी नो पिक्चर है, तो अब आपका जो फॉल्ट रिलाई करता है वो है RX2 लाइन में या RX क्लॉक लाइन में. ठीक है. RX1 और RX2 है, उससे रिलेटेड RX0 एंड RX1 जो है उससे रिलेटेड फॉल्ट होगा तो उसमें कलर का बैकग्राउंड में पिक्चर दिखेगा, जैसे जो कलर खराब है उसके हिसाब से. और RX3 का भी प्रॉब्लम होगा तो वो मैपिंग जैसा पिक्चर दिखेगा, लेकिन दिखेगा. नो पिक्चर की फॉल्ट आएगी तो RX2 और RX क्लॉक से. ठीक है. ये भी अगर जो ओके है, आपने इसके सिग्नल चेक कर लिए, डीसी वोल्टेजेस चेक कर लिए जो 1.1 1.2 के करीब होते हैं, वो चेक करने के बाद फाइनली आप पहुंचोगे मदरबोर्ड पे. ठीक है. अब जो फॉल्ट है आपका कहाँ रिलाई करता है? मदरबोर्ड में. तो आप सॉफ्टवेयर करोगे आप. ठीक है. कुछ सेट्स में ऐसा भी होता है कि RX सिग्नल के लिए बीच में कॉइल दी होती है मदरबोर्ड पे. जैसे टिकॉन प्रोसेसर जो सिग्नल बना रहा है, वो सिग्नल जो है प्रोसेसर से होते हुए, कॉइल से होते हुए, फिर LVDS से होते हुए पैनल तक जाते हैं. सो कॉइल आएगी बीच में. सो कॉइल्स भी ओपन हो जाती है पर्टिकुलर कॉइल, तो आपको नो पिक्चर के फॉल्ट या अलग अलग सिम्टम्स दिख सकते हैं जो कॉइल खराब हुई है RX लाइन की.
जैसे 0 की खराब हुई तो आपको पता है क्या टाइप का पिक्चर दिखेगा। RX1 की कॉइल खराब है तो क्या दिखेगा। RX2 एंड क्लॉक मैंने जैसे बताया पिक्चर नहीं आएगी। सो जो कॉइल खराब है उसके हिसाब से उसमें पिक्चर की प्रॉब्लम्स दिखेगी, जो कि सोनी में आमतौर पे कॉइल्स यूज की हुई है बीच में। सो कई मदरबोर्ड्स आप वैसे भी रिपेयर कर पाएंगे कॉइल्स को डायरेक्ट करके। मतलब वो कॉइल का जो है वो जंपर ही है, मतलब एक कॉइल है, जीरो एक सिग्नल को आगे बढ़ा रहा है, वो ओपन हो जाएगा तो आप जंपर लगा सकते हैं। वो कॉइल निकाल दो और जंपर लगा दो उसकी जगह, ठीक है। या आप सबकी सब कॉइल निकाल के भी जंपर लगा सकते हो। लेकिन पहला काम आपको ये करना है कि वो जो कॉइल है ना उसको फ्लक्स लगा के प्री हीट करना है। हीट करने के बाद जो कॉइल है थोड़ी हल्की सी हिला के वहां सोल्डर करना। मतलब समझ रहे हो हिलाना क्यों है? कार्बन होगा तो निकल जाएगा, मतलब रीअरेंज करना है वो कॉइल्स को, उससे भी प्रॉब्लम सही हो जाता है। तो आपको पहले से कॉइल नहीं निकालनी, पहले उसको ड्राई सोल्ड करो। तो ड्राई सोल्ड से नहीं होता है तो फिर जंपर लगाना है, ठीक है। एक बंदा नहीं, कौशिक में है। नहीं क्या अभी आते हैं प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट लेवल, जो नैंड आईसीस होती है। और नैंड आईसी से ऊपर जो एंड्रॉइड बोर्ड में प्रोसेसर भी बॉल आईसी में होती है, और ही बोला जो नैंड फ्लैश है वो भी बॉल आईसी फॉर्मेट में होती है। सो इस टाइप की जो आईसीस होती है उसमें प्रोग्रामिंग के लिए आप आईसी निकाल के तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आईसी निकालोगे तो उसके साथ आपको बीजीए मशीन भी चाहिए, और वो बॉल्स बनाने के लिए स्टेंसिल्स भी चाहिए, क्योंकि सभी आईसी के स्टेंसिल्स अलग अलग होंगे। जो बॉल आईसी पे बनाते हैं, अरेंज करने वाली सिस्टम, जो बॉल्स होते हैं, बॉल्स मतलब शोल्डर के बॉल्स होते हैं, वो जो आईसी रखने के बाद उसके ऊपर पर्टिकुलर बॉल्स पे ही गिरना चाहिए वो सारे बॉल्स। उसके लिए स्टेंसिल्स का यूज किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के स्टेंसिल्स होते हैं जिससे आप आईसी रिबॉल करते हैं। तो ये सारे चीजें होगी तभी आप आईसी को निकाल कर ऑफलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर जो आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपको एक और चीज है जो प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट लेवल, उसको बोलते हैं EMMC, ठीक है। ये मल्टीमीडिया कमांड है, ठीक है। ये इस तरह का मल्टीमीडिया कमांड है जिसमें हम कुछ फ्लाई लाइंस को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। सो फ्लाई लाइंस कैसी होती है? यहाँ जो D0 कमांड एंड क्लॉक है, ये 3 पॉइंट पे है, ठीक है। D0 है वो तीसरा पॉइंट है, मतलब ये जो 10 पिन का सॉकेट है उसमें नीचे की तीसरी जो लाइन है वो D0 है, और चौथी जो है वो कमांड है CMD, और लास्ट वाली जो पांचवी है वो क्लॉक है, और ऊपर वाली जो लास्ट है 5 नंबर वो है ग्राउंड। तो ये 4 लाइंस का यूज करोगे जब आपको EMMC प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। एक है ग्राउंड, क्लॉक, कमांड एंड D0, ओके। तो फ्लाई लाइंस कैसी होती है देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्लॉक जो है ये यहाँ पर आपको एक वायर सोल्डर करना है इस रजिस्टर पे। यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं होगा कि ये क्लॉक पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट नहीं दिया होगा। सो ये सारी चीजें ढूंढनी पड़ती है जो कि
फ्लैश आईसी के नीचे बॉल्स से आपको कंटिन्यूटी देखनी होती है, आईसी निकाल कर। सो बोर्ड खराब करके ही पता चलता है। ये जितने भी फ्लाई लाइन्स अगर जो आपके पास मिले ना, वो किस वजह से मिले हैं? क्योंकि किसी ने उसको ट्रेस किया है कंटिन्यूटी से, कि क्लॉक जो बॉल जो आईसी की डेटा शीट होती है उससे पिन नंबर जो लिखा होता है उस पे 43, 44, जैसे 43 मान लो कि क्लॉक है, वो जो आईसी के नीचे जो सर्किट होती है जो बॉल निकालने के बाद, उससे ट्रेस करके रजिस्टर तक कंटिन्यूटी देखते हैं, कौन से रजिस्टर पे वो पिन जा रही है। उसके बाद फिर उसको ड्रॉ करके बनाया जाता है। ये जैसे ये क्लॉक बना है, यहाँ पर कमांड है और ये D0 है, जो आईसी के नीचे से जो जंपर आ रहा है ना बाहर, वो एक पॉइंट ढूंढा जाता है। सो ये सभी पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं, ठीक है। इसको ढूंढने का कोई और तरीका नहीं है। सो बहुत ही हार्ड है ये मेथड EMMC। और EMMC प्रोग्रामिंग तभी करनी पड़ती है जब पूरी तरह से डेड हो बोर्ड। नॉर्मली एंड्रॉइड बोर्ड ऐसे प्रॉब्लम में आता नहीं है, इसको डेड बनाया जाता है खराब टेक्नीशियंस से, जिनको नॉलेज नहीं होता है प्रोग्रामिंग करके खराब कर देते हैं बोर्ड को। और जिनको इतना नॉलेज होता है प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उनको सिर्फ प्रोग्रामिंग करना आता है, उसको उन लोगों को ये नहीं पता है कि वोल्टेज कैसे आने चाहिए, सिस्टम मालूम नहीं होता है। वो सीधा प्रोग्रामिंग करते हैं और खराब कर देते हैं बोर्ड को, मतलब फ्लैश की डेटा को खराब कर देते हैं। अब जब डेटा खराब हो जाते हैं तो USB पेन ड्राइव से आप जो भी डेटा डालोगे वो बोर्ड लेगा नहीं। ऐसे टाइम पर आपको EMMC प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है। क्लियर है? कल आप सभी को बेसिक मेथड पता है ना प्रोग्रामिंग 809F का कैसे काम करते हैं, मतलब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कितने लोगों के पास सॉफ्टवेयर के लिए मशीन पड़ी है? हमारे पास है सर एक मशीन। और सर प्रसाद सतीश। जिनके पास है वो हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर, मतलब उंगली बताएं। और ये चंद्रकांत रेड्डी, रेंडी, चंद्रकांत नहीं है आपके पास? आपका माइक काम नहीं कर रहा है चंद्रकांत। नहीं सुनाई दे रहा कुछ भी। संजय के पास है। कौशिक भाई आपके पास है? सर अभी ले लेंगे। अभी ली नहीं है आपने? नहीं सर, अभी तक अब इसका यूज नहीं मालूम था सर, तो फिर अननेसेसरी ब्लॉक करने का लॉजिक बहुत था। अभी आपसे समझ में आ गया। एक्चुअली देखो ये प्रैक्टिस से ही होगा, जब तक आप अभी पता ही नहीं था ना पहले सर। हाँ, लेकिन अभी ट्रेनिंग ली है ना, अभी हाँ, आपको तो अभी ले लेंगे सर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर हमारे पास 1 साल से रखी हुई है, यूज नहीं अभी है। हाँ? सर ने लेके रखा हुआ है 1 साल से, उसका कोई लॉजिक अच्छा, नहीं है ना। सतीश भाई ने लेके रखी हुई है। लॉजिक नहीं है, चलाना नहीं आता तो। ओके, आप चलाना आएगा? बिल्कुल आएगा सर, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। जैसे गाड़ी अगर जो आपने ली नहीं है और गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हाथ साफ किस पे करोगे? तो आपको पुरानी गाड़ी रखनी पड़ती है जो डेंट वेंट मारने के लिए। सीखने के बाद सीखना ड्राइविंग हो गया। स्कूल में ट्रेनिंग ले लिया ना। हाँ, सीखना हो गया थ्योरी जो अभी आप ले रहे हो, और गाड़ी लेके चलाते हो वो प्रैक्टिकल है। हाँ नहीं, वो बढ़िया ड्राइवर से कर लेंगे। 2 बार ट्रेनिंग ले लिया सर तो फिर हो जाएगा ना। हाँ, वो तो है ही। फिर बिना ठोके हो जाएगा। 2-4 बार आपका वीडियो और देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर ठोकेंगे नहीं। हाँ, नहीं, स्टार्टिंग में आपसे गलतियां होगी, ये बहुत ही नॉर्मल है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपने कुछ सीखा नहीं इसके लिए गलती हो गई। गलतियां कब होती है? जब आप नए होते हैं। सो गलतियों से सीखना है सिर्फ। जैसे आपने कोई गलती की है और आपसे बोर्ड खराब हो गया, तो आपको याद रखना है कि बोर्ड किस वजह से खराब हुआ, तो अगली बार वो जो गलती है वो वापस रिपीट नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने प्रोग्रामिंग कर दिया, लेकिन प्रोग्रामिंग करने से पहले उसके पुराने डेटा नहीं लिए तो बोर्ड खराब कर दिया, तो आपको एक तो मैसेज गया आपके दिमाग में कि मैंने रीड एंड सेव नहीं किया था, इसकी वजह से मैं वापस और पुरानी स्थिति पे नहीं जा पाया।
अब मुझे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होना पड़ा। अब जब तक मेरे पास ओके सॉफ्टवेयर नहीं आएगा तब तक मेरा बोर्ड जो है ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलवेज जो रूल नंबर 1 होता है प्रोग्रामिंग का वो होता है रीड एंड सेव। रूल नंबर 2 होता है कि करेक्ट सॉफ्टवेयर डालना है उसमें। हर एक बोर्ड्स के लिए सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है एंड हर एक पैनल के हिसाब से मदरबोर्ड पे सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी 1366 का सॉफ्टवेयर डाला है, पैनल आपकी 1920-1080 है, तो आपको उसमें सॉफ्टवेयर जो डालना पड़ेगा अब 1920-1080 का। सभी बोर्ड्स यूएसबी से डेटा नहीं लेते। सर अगर बाय चांस गलत सॉफ्टवेयर डल जाए तो जैसे वो वापस से आप ठीक कर सकते हैं, बोर्ड पूरी तरह से परमानेंटली खराब नहीं हो जाएगा। नहीं, इन दैट केस हमारे को इशू क्या आएगा? डिपेंड करता है, 1366 के आपने बदले गलत 1980 सॉफ्टवेयर लग डाला गया। है तो डेड भी हो सकता है। अगर जो आपने दूसरी कंपनी का सॉफ्टवेयर डाल दिया तो डेड भी हो सकता है, इंडिकेटर लाइट भी ना आए। और ऐसा भी हो सकता है अगर जो सेम कंपनी के बोर्ड का आपने सॉफ्टवेयर डाला है तो पिक्चर ना आए, आवाज आए, लेकिन रिजोल्यूशन जो गलत है जिसकी वजह से पिक्चर नहीं आ रही। सो डिपेंड करता है आपने किस तरह का सॉफ्टवेयर डाला, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के फॉल्ट दिख सकते हैं आपको, है ना कौशिक भाई? आपने सेम बोर्ड का सॉफ्टवेयर डाला लेकिन रिजोल्यूशन मैच नहीं किया है सॉफ्टवेयर डालते समय, तो हाँ, पिक्चर बस नहीं वही आएगी। इसीलिए पूछ रहा था ना कि वो मिस्टेक मालूम पड़ जाएगा फिर। हाँ, आपको ऑडियो जो है, ऑडियो आएगा, बैकलाइट भी जलेगी लेकिन पिक्चर नहीं आएगी। जी। कई बार आप सेम प्रोसेसर देखकर, प्रोसेसर सेम है मान लो दो बोर्ड में, दो अलग अलग कंपनी के हैं, लेकिन प्रोसेसर सेम है और आप डाल देते हैं सॉफ्टवेयर तो टीवी चालू हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम उल्टा हो जाता है। जैसे टिकॉन जब ऑन होना चाहिए तब ऑफ हो जाता है, पहले से ऑन रहता है। मतलब स्टैंड बाय में टिकॉन पे वोल्टेज रहते हैं, जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं तो टिकॉन पे जो आ रहे थे वोल्टेज वो बंद हो जाते हैं, बाकी सब कुछ सही रहता है। टिकॉन के जो वोल्टेज है वो रिवर्स हो जाते हैं, जिसके वजह से जब पिक्चर दिखनी चाहिए तब पिक्चर नहीं दिखती है, नो पिक्चर में आता है रहता है। तो आपको वो देखना है सॉफ्टवेयर डालते समय कि करेक्ट सॉफ्टवेयर मैच होना चाहिए। हेलो, एक बार इसको भेजिए बताने। कौशिक भाई, यहाँ सभी, यहाँ पर देखो फ्लाई लाइन सभी बोर्ड के लिए अलग अलग होती है। देखो कमांड यहाँ पर ये टेस्ट पॉइंट नहीं है, ट्रैक से लिया हुआ है। क्लॉक देखो कहां से लिया है, D0 देखो कहां से लिया है। ठीक है, सो ये सारे टेस्ट पॉइंट है, डायरेक्टली वायर जंप करना है आपको इस पे। और दूसरी जरूरी बात होती है ईएमएमसी प्रोग्रामिंग के टाइम कि आप जो क्रिस्टल है उसको ग्राउंड करना है, आपको दोनों पिन को शॉर्ट करके ग्राउंड करना है मेन क्रिस्टल को, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तब। ठीक है, मतलब प्रोसेसर को डेड करना है। हम जो भी ले रहे हैं ये इस आईसी से ले रहे हैं, नैंड फ्लैश से, ये जो बीजीए फॉर्म में है आईसी। तो हमारा अभी काम प्रोसेसर से लेना देना नहीं है। प्रोसेसर इवन आपकी प्रोग्रामिंग को खराब कर सकता है, इसलिए हमको प्रोसेसर को डेड करना है। डेड करने का तरीका है क्रिस्टल के दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करके ग्राउंड कर दो। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग में सबसे खास आपको ये भी करना है, क्रिस्टल को बंद करना है। ठीक है, फिर बाद में आप पावर दे देंगे इस बोर्ड को। और एक वीडियो बता रहा हूं आपको, उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है। चलने देना उसको।
नहीं, एक मिनट, थोड़ा टाइम है इसमें। आपको ऑडियो दिख रहा है इसका? हाँ जी, वीडियो दिख रहा है। वीडियो ऑडियो भी आ रहा है ना? जी जी जी। इसका ऑडियो नहीं रहा। नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा। घर का ऑडियो। सर ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है? नहीं सर, वीडियो भी स्लो है। यहाँ पर मैं वीडियो जो चलने देता हूँ, ऑडियो मेरा दे रहा हूँ। देखो इसमें ये जो क्लॉक लाइंस कमांड एंड D0 लाइन को सोल्डर किया है डायरेक्टली अपने अपने पॉइंट्स पे। जैसे ये जो है क्लॉक जो है कनेक्ट कर दिया, कमांड जो है यहाँ से ले लिया, और D0 जो है यहाँ से सोल्डर कर दिया अपनी अपनी जगह पर, और ग्राउंड हमने बोर्ड की कहीं से भी ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ऊपर वाली पिन पे। अब क्रिस्टल के दो लेग्स को आपको शॉर्ट भी करना है, ये वाले क्रिस्टल को। ये दो क्रिस्टल है, देखो, एक है ट्यूनर का और एक है क्रिस्टल जो प्रोसेसर का। तो ये क्रिस्टल को आपको शॉर्ट करना है और ग्राउंड कर देना है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स पे हमने सोल्डर कर दिया डायरेक्टली। इसमें सॉकेट से यूज करोगे तो EMMC एरर आता है, इसलिए सोल्डरिंग जो है इस टाइप के वायर से आपको डायरेक्टली कर लेना है, जंपर वायर से सीधे रजिस्टर से पिन पे सोल्डरिंग। ये जो पॉइंट है ये है कमांड, ये D0 और ये क्लॉक, ठीक है। सो ये सभी सोल्डरिंग हमने प्रोग्रामर के साथ डायरेक्ट की है वायर के थ्रू। ये है नैंड फ्लैश जिसमें से हम प्रोग्राम ले रहे हैं, ठीक है। ये BGA फॉर्मेट में पिन बिना वाली, ठीक है।
देखो ये क्रिस्टल के दोनों पॉइंट्स को ग्राउंड किया है, शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया है। अभी बोर्ड पे इतने काम करने हैं आपको और इसको पावर देना है। देखो पावर देने के बाद VCC देखो स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाया, सुन रहे हैं सब लोग? जी 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 सर। हेलो, जी सर, जी जी सुन रहे हैं सर। सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी सर, सुनाई दे रहे हैं। प्रोग्रामर के बारे में प्रोग्रामर के सर चाइना ने सर ओपन किया। अब देखो ये प्रोग्रामिंग पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाया। जी देखो स्मार्ट आईडी दबाने के बाद आपको EMMC ISP सिलेक्ट करना है। ओके बटन और ओके बटन दबाया। इसके बाद सेटिंग का बटन दबाना है आपको। ये होने के बाद, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस है, पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई करके EMMC सिलेक्ट करके ओके दबाना है, तो ये हो ओके हो जाएगा। उसके बाद रीड करने से पहले सेटिंग दबाना है आपको। देखो सेटिंग में जाने के बाद यूजर जो है इसको अनचेक करना है और एक्स्ट्रा CSD जो है इसको अनचेक करना है। चेक बॉक्स रखोगे बूट 1, बूट 2 और RPM भी। जैसे ये चेक होता है, ये सभी पॉइंट्स को आपको चेक कर देना है और ये अनचेक रखना है, ठीक है। उसके बाद आप पहले 3.3 सिलेक्ट करोगे, ओके दबाओगे। देखो एरर भी आएगा कई बार, तो आपको ये चेंज करना है। VCC की जो वोल्ट है, जो कोर वोल्टेज होते हैं, वो 1.8 या 3.3 वोल्टेज हो सकता है। तो आपको ये दोनों वोल्टेज में से एक को सिलेक्ट करना है एरर आने पर, दूसरे को सिलेक्ट करना है फिर।
अब इसके बाद रीड करते हैं और हो जाता है तो कुछ नहीं करना है, वोल्टेज की सेटिंग जो है वही रखना है। रीड करते ही, रीड बटन का यूज करते ही यहाँ पर पेज खुल जाएगा और ये पेज में आपको पहले ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेना आपको कहाँ सेव करना है इसे, ठीक है, और फिर बाद में सेव बटन का यूज करेंगे। देखो ये हमने अभी जो है यूजर फाइल सेव नहीं की है, ये खाली आरपीएमबी फाइल जो है उसको सेव किया है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस, इसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है रीड करके ये तीन जो बूट 1, बूट 2 और आरपीएमबी को सेव करना है। यहाँ पर ये देखो ये सब फाइल सेव हो गई है, लेकिन ये यूजर फाइल नहीं है। मेन हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है यूजर फाइल में होता है। अभी बिन फाइल नहीं आई है इसमें, ठीक है, बिन फाइल 0 है। फिर से सेटिंग बटन का यूज करेंगे। सेटिंग बटन का यूज करने के बाद आप ये सभी को अनचेक करके यूजर को ऑन कर देना है फिर, ठीक है। यूजर पे चेक और ये सारे अनचेक, और जो वोल्टेज है वही रहने देना, ओके दबाना है आपको। अभी रीड करते ही यूजर फाइल जो है, रीड करने के लिए आप कहाँ सेव करना चाहते हैं वो ब्राउज पेज पे आपको पहले ब्राउज करना है, और ब्राउज करने के बाद सेव बटन दबा देना है। ये जो सेव बटन दबाते ही ये रीड होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब ये जो सेव चालू हो चुका है, मतलब इसमें क्या टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ये 500 MB से लेके 1 GB तक की फाइल होती है, बड़ी फाइल होती है। तो इस तरह की बड़ी फाइल्स को जब हम रीड करते हैं तो करीबन 45 मिनट्स का टाइम लेता है। अब देखो इतना ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में है फिर भी स्लो बता रहा है, 1% ही हुआ है। ये इस तरह से रीड करेगा। देखो इसमें पूरा टाइम जो लगा वो 2360 सेकेंड्स का लगा है। थर्टी 39 मिनट्स का टाइम लेता है ये, ठीक है। सो आपने देख लिया 39 से 40 मिनट्स का टाइम लेगा रीड टाइम, मतलब रीड होने में। वो तो इस बोर्ड के बारे में, अलग अलग बोर्ड्स में टाइम जो है रीड का टाइम वो वेरी करेगा।
40 से लेके 1 घंटे तक। अगर जो राइट करना है तो आपको सीधा राइट दबाते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको कहां पर से डेटा लेना है, पहले वो डेटा लेने के बाद ओपन करना है। ओपन करते ही राइट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन ओपन दबाया, राइट होना शुरू हो गया। इसमें लगभग 7 मिनट का टाइम लगता है रीड होने में। जो टोटल टाइम लिया राइट होने का वो है 377.5 सेकेंड्स। दैट मीन्स ये करीब आता है, हम कैलकुलेट करें अगर जो मिनट में, 377.7 डिवाइड बाय 60, सो 6.2 मिनट्स का टाइम लेता है ये राइट होने में। करीब करीब 7 मिनट का टाइम लगेगा राइट होने में। सभी को क्लियर है ना ये जो EMMC कैसे किया? हेलो जी सर, एक दो बार देखना पड़ेगा एक बार। ये वीडियो का लिंक ये इसी में वीडियो भेज रहा हूँ आपको ना, जी तब जी। आप बार बार देख लेना उसको। हाँ जी, वो एक बारी में समझ में नहीं आया। देखिए नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है स्मार्ट आइडेंटिफाई, जी ठीक है, इसको जी। प्रेस करेंगे। सेकंड प्रोसेस होता है रीड एंड सेव। सेकंड प्रोसेस होता है पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई करने के बाद EMMC सिलेक्ट करना है आपको पहले। जी देखो स्मार्ट आईडी करके पहले आपको EMMC सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी जो भी वोल्टेज है आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर भी 1.8 या 3.3। इसके बाद ओके दबाना है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का ओके बटन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रोसेस होगा सेटिंग का बटन यूज करना है। ओके, अब सेटिंग का बटन जब दबाएंगे ये मेनू खुलेगा। इसमें आपको बूट 1, बूट 2 और RPM भी सिलेक्ट करना है और बाकी सारा अनचेक कर देना है। मतलब बीच के 3 जो है उसको ऑन करना है और आपको 1.8 वोल्ट सिलेक्ट करना है। इस बोर्ड के लिए 1.8 वोल्ट है, ठीक है, तो आपको 1.8 वोल्ट सिलेक्ट करना है। सर, ये हमको ट्राई करना पड़ेगा या कुछ मालूम होता है कि 1.8 है या 3.3 है? आपको पहले 3.3 करना है, चेक करना है। अगर जो एरर आती है तो 1.8 करना है, फिर बाद में वापस रीड करना है। रीड करने से पेज ओपन हो जाता है, ब्राउज पेज। एरर नहीं आती है तो सही है, एरर आती है तो चेंज करना है सेटिंग में जाके वापस वोल्टेज को। बाकी सब सेटिंग एज इट इज रखना है, खाली वोल्टेज चेंज करना है। देखो अब रीड करते ही अगर जो आ गया तो आपको कुछ नहीं, सेटिंग सेम रखना है, ठीक है। पहले तो हम ये 3 फाइल्स को रीड करेंगे। ये 3 फाइल सेव होने के बाद फिर यूजर सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको अनचेक करना है और वोल्टेज जो है वही रख के ओके दबाना है आपको।
फिर बाद में रीड बटन यूज करेंगे। रीड करते ही ये रीड चालू हो जाएगा। खुल गया ये ब्राउज पेज। आपको कहां पर सेव करना है वो करके सेव बटन दबाना है, ठीक है। और नाम भी दे दो इसको, फाइल नेम। बस अब ये पूरा रीड हो जाएगा। अब इसके पास कुछ नहीं करना है, अपने आप रुकेगा ये और सेव भी हो जाएगा जहां पे आपने सेव करने के लिए रखा है। उसके बाद राइट करने के लिए आपको राइट बटन दबाना है। राइट बटन दबाते ही वो ब्राउज पेज ओपन होगा। फिर आपको जहां से फाइल लेनी है राइट करने के लिए वो सिलेक्ट करके बाद में राइट बटन यूज करेंगे तो सीधा यहाँ पर राइट होना शुरू होगा और अपने आप ही बंद होगा। ठीक है कौशिक भाई, अभी क्लियर है? सर एक चीज पूछना था, ये जो अभी आपने जब रीड किया है तो बूट 1 बूट 2 जो है वो अलग रीड किया है और यूजर वाला अलग से रीड किया है, तो राइट करने के टाइम पे हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा? राइट करने के टाइम पर कुछ सिलेक्ट नहीं करना आपको, वो फाइल सिलेक्ट करनी है जाके जो राइट करनी है आपको। नहीं वही मतलब आपके पास ओके डेटा जहां है वो सिलेक्ट करना है राइट पूरा करने का के पूरा लिए। अपने आप ले लेगा? हाँ वो सब बोट जैसा है वैसे ही रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना है। एक बार ये सारा प्रोसेस हो गया मतलब सही है, उसकी सेटिंग छेड़नी नहीं है अभी आपको। नहीं नहीं, मैं वो समझ गया सर, मैं उसकी सेटिंग नहीं छेड़ने की बात कर रहा हूँ। हाँ हमने 2 फोल्डर अलग बनाए हैं, एक तो बूट 1 बूट 2 का है, दूसरा यूजर का है। यूजर का है, यूजर वाली फाइल सिलेक्ट करनी है आप राइट जी करने के लिए। हाँ, बस वही वही अगर जो कंफर्म। वही की वही फाइल आप चलाना चाहते हैं कि ये सोचते हुए कि सही ऑर्डर में वापस सेव हो जाएगा तो आपका बोर्ड ओके हो जाए, जी तो पहले आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आपके पास ओके फाइल हो यूजर वाली, जी, वो सिलेक्ट करके राइट करना है। नहीं तो जो ये हमने अभी रीड किया है इसको राइट करना है इसी यूजर। को करके देख लो एक बार, काम कर जाता है तो। नहीं करता है तो कुछ नहीं, वापस से राइट बटन का यूज करेंगे और ओपन हो जाएगा जब ब्राउज पेज। तो आपके पास दूसरा भी सॉफ्टवेयर हो अगर जो 500 MB से लेके 1 GB का जो फाइल होता है यूजर फाइल, उसी को सिलेक्ट करके बाद में वापस राइट करके देखना है। ठीक सर। ठीक है। सो आज का जो सेशन जो है ये क्लियर हुआ सभी को। जी eMMC कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग हमने कल देखा था। ये सभी चीज प्रैक्टिस करके ही सही होगी। सबसे हार्ड होता है eMMC क्योंकि इसमें एरर्स काफी आते हैं। वायरिंग की भी एरर्स आती है, वोल्टेज की भी एरर्स आती है। जो हमने 3.3 1.8 वोल्ट सिलेक्ट किया तो वो सभी ठीक करने के बाद ही चलने लगेगा स्मूथली। और कई बार बीच में भी चलते चलते आके एरर आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी सोल्डरिंग कैसी है, वायर कौन सा यूज किया है और आपने सेटिंग कैसी रखी है। सेटिंग परफेक्ट होगी तो पूरा काम सही हो जाएगा। ठीक है। अभी किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर इससे रिलेटेड नहीं है, एक दूसरा सवाल था। हम्म, मैंने कल एक सैमसंग बोर्ड का फोटो डाला है, उसका बाई चांस आपके पास अगर वोल्टेज चार्ट हो तो बताइए, क्योंकि इस पे कनेक्टर लगाते ही 12 वोल्ट जो है वो 13 वोल्ट जो है 9 वोल्ट रह जाता है। 12 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट आता है। हाँ, कनेक्ट इस पे मदरबोर्ड पे कनेक्ट करने के बाद तो कोई शॉर्टिंग है, वैसे चेक किया। तो 13 वोल्ट जो है वो सही हो जाते हैं। हाँ, उससे इसके कनेक्टर निकालने से वोल्टेज सही होता है, बैकलाइट ऑन हो जाती है। हाँ तो इसका मतलब ये है कि आपके जो 13 वोल्ट है वो ड्रॉप हो रहे हैं। जी तो आपको करना ये होगा कि पहले मेन बोर्ड से कनेक्टर निकाल कर जी 13 वोल्ट की लाइन में 12 वोल्ट का एक बल्ब लगा दो जी। और फिर चेक करो कि ये वोल्टेज 13 वोल्ट ही रहते हैं या लोड हो जाते हैं, कम हो वो जाते चेक हैं। किया सर, वो ओके है। वो ओके है तो आपके मेन बोर्ड में फॉल्ट है। हाँ, वो इसीलिए पूछ रहा था कोई वोल्टेज आपके चार्ट है। मेन बोर्ड में फॉल्ट है तो आपको एक एक जो सभी 13 वोल्ट से ही स्टेप डाउन कन्वर्टर्स लगे होंगे, एक एक करके सारी एक एक आईसी निकाल कर चेक करना है। जो स्टेप डाउन कन्वर्टर्स हैं जो निकालने के बाद 13 वोल्ट कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर आपको उसको ठीक करना है। अच्छा, नहीं बस यही पूछ रहा था कोई वोल्टेज चार्ट कुछ है अपने पास। नहीं वोल्टेज चार्ट नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको ही बनाना होता है। एक दूसरा, एक वोल्टेज सोनी चार्ट में कब बनता है, जब आपके पास बोर्ड आता है और वो ओके बोर्ड से आप सारे वोल्टेज मेजरमेंट करके ड्राइंग बनाते हैं उसकी, हाँ, तो नहीं उसको इसलिए बोलते पूछा हैं। कि आपने बना के रखा हो, ये तो ये बोर्ड काफी यूज में है, ये 5000 सीरीज का।
देखो, अगर जो मेरे पास बोर्ड होगा तो मैं वोल्टेज चार्ट बना के दे दूंगा आपको। ठीक सर। एक सोनी का बोर्ड और टीवी आया है, उसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, 1 घंटा बिल्कुल सही चलता है, उसके बाद इसमें क्या होगा कि 1 सेकंड के लिए सेट ऑफ होगा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए बंद होता है, लेकिन कितनी देर चलता है जब चलता है तो? 1 घंटा। बॉल आईसी को एक बार रीबॉल कर दो। इसमें बॉल ऐसी है, सोनी का है कौन सा सर, ये कौन सा वाला है? 32S550 है। एलसीडी है? हाँ जी, एलसीडी है सोनी का, पुराना 32S550। है? पुराना है तो फिर आईसी जो होगी वो आपको नॉर्मल पिन वाली होगी, सोल्डर करना है आपको अच्छे से। ओके, मेन ऐसी का ही होगा ये। मेन आईसी से रिलेटेड है। फिर बाद में ना हो तो फिर प्रोग्रामिंग करनी है आप। उसमें जो आईसी होगी वो नैंड फ्लैश होगी 48 पिन की। वो आईसी निकाल कर रीड एंड सेव कर लो पहले ऑफलाइन प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामर के सॉकेट पे लगाकर, जो कल हमने देखा था जी 48 पिन का। वो सेव कर लो पहले डेटा, बाद में उसके बैड सेक्टर को रीड करो, अगर जो बैड सेक्टर है तो रिपेयर करो उसको, और फिर उसी डेटा को डालकर वापस जो आपने सेव किया था राइट कर दो। जी सर। ठीक है, ये करने से काम हो जाएगा। रिस्टार्ट भी होता है कि बंद ही हो जाता है सेट? रीस्टार्ट हो जाता है। रिस्टार्ट ना तो ये इसी सॉफ्टवेयर का होता है मोस्टली, ज्यादातर। नहीं, रीस्टार्ट होता है, मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में वापस स्टार्ट हो जाता है वो। स्टार्ट होता है ना वापस, तो वो प्रोग्रामिंग का भी एरर आता है। और कुछ केसेस में इसमें, हाँ याद आया सर, कुछ केसेस में इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने पावर ऑन किया, इमीडिएटली लाइट नहीं आती है, देर के बाद ग्रीन लाइट आ जाएगी और रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगी। कितनी बार ब्लिंक करती है? वो कंटिन्यूस कर रही है सर। वो रुकती नहीं है? नहीं, रुकती नहीं तो है। ये प्रोग्रामिंग का एरर है, कंफर्म है ये, और कभी चल जाता है तो। कंफर्म रोम का एरर है। ठीक सर। और कुछ? नहीं सर, अभी के लिए नहीं है। कुछ पूछना है? आपके पास बोर्ड्स काफी आ रहे हैं, मतलब आप कैसे काम करते हैं? जाहिरात कर रखी है क्या है? सॉरी, आपने एडवर्टाइज कर रखा है अपने एरिया में? यूनिस्टार इलेक्ट्रॉनिक्स बताया सर आपको, वो उस पर डालिएगा .in। अच्छा अपने साइड पे ही काम है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे को तो साथ में आदमी लोग नहीं मिल रहे, वरना मैं तो मतलब आउट ऑफ सिटी जाके काम कर सकता हूँ। तो आदमी तो है ना आपके पास, इतने सारे ग्रुप में जो है? हाँ, दे दो किसी को भी। अभी वो हुआ है। हम्म। आजकल क्या है कि काम सबको चाहिए सर, कोई शेयर नहीं देना चाहता। अभी एक काम करो ना, आप उनको बोल दो कि 50-50 ऐसे भी देखो, अगर जो छोड़ रहे हो आप, कॉल छोड़ रहे हो, तो किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है वो। हाँ नहीं, वो तो करना चाहता हूँ सर, बट वो ये है कि सही में रिलायबल आदमी काम करने वाले मिलते नहीं है सर नहीं, इसमें। मिल जाएंगे आपको, ग्रुप में ही मिल जाएंगे। मिलेंगे तो बढ़िया सर, काम तो बहुत है। हाँ। काम का कमी नहीं है यहाँ पे तो भी, मतलब मेरे अपने उसमें एरिया में अगर मेरे को मिल अच्छा, जाए तो आपने 10 आदमी का काम है। कितना स्टाफ रखा हुआ है अभी मेरे पास फिलहाल? अपने पास 5 आदमी का है। 5 काफी और होते हैं ऐसे। और कमीशन में भी मतलब 4-5 लोग हैं। काफी होते हैं इतने तो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखो, काम आपको जो भी होता है, लैब का काम आपको करना है। आपको एक वो आदमी उसी जो के है लिए उसके एक है लिए सर। परफेक्ट 2 बंदे रख ही लो आप अपने पास। फील्ड के लिए 3 रखो, जो 5 में से जो सेट को वहां ठीक करके आएंगे या तो लेके आ जाएंगे। वही करता हूँ सर। मेरे को बस, तो लैब के आपका लिए, कोई। मतलब मेरा खुद के लिए मेरे को जो कम था, तो इसलिए ये कभी कभी बाहर ले जाना पड़ता था, तो उसके लिए ठीक है आपके साथ ज्वाइन किया। सतीश। जी सर। हाँ, अभी तक जितना कुछ समझाया उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? सर यही जो इसके रैम का, ये जो फ्लैश आईसी के जो पॉइंट्स ढूंढे थे, वो कैसे ढूंढना है, वही थोड़ा सा। देखो, ढूंढने के लिए तो एक बोर्ड खराब करना पड़ेगा, और उस आईसी की डेटा शीट लेनी पड़ेगी। अच्छा। मैं बताता हूँ। डेटा शीट जो होती है ना, जी जी वो डेटा शीट पे लिखा होता है कि D0 क्लॉक और कमांड, ठीक है, जी कौन से पॉइंट पे है। वो पॉइंट को आप कंटिन्यूटी में रखो मीटर को, और वो पॉइंट पे एक प्रोब रखो, और दूसरा प्रोब बाहर के एरिया में कौन से 22 ओम्स के रजिस्टर पे ही टच करो सारे, अच्छा जहां पे कंटिन्यूटी आ रही है। जैसे कमांड की कंटिन्यूटी मिली अभी,
तो आप ड्रॉ करके बना लो, फोटो ले लो उसकी और ड्रॉ कर लो उसमें कि ये कमांड की है, फिर ये D0 की है, फिर ये क्लॉक की है। वैसे अलग अलग आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं और ड्रॉ करके अपने पास एक बुक बनानी है अपनी। अच्छा, ये की तरीका है, क्योंकि ये पल्स इतने छोटे हैं कि DSO से चेक नहीं होते, DSO पे दिखते ही नहीं है पल्स। और सर बड़ा सब्जेक्ट था ये। देखिए प्रोग्रामिंग अगर जो आपको अच्छे से आती है तो आपके लिए काम इतना आसान हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम है। मेनली आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग दो कारण से सीखनी है। ज्यादातर आप डेली यूज करोगे उसको, क्योंकि कोई भी सेट आएगा उसका प्रोग्राम आप लोगे, अपने पास एक अपना लाइब्रेरी बनाओगे खुद की। क्योंकि जो भी आपके पास सेट आता है आज डेड कुछ और रीजन से आया, लेकिन हो सकता है कल डेड होके आए लेकिन फ्लैश आईसी की गड़बड़ी के साथ। तो आपने डेटा अगर जो पहले से ले रखा था उस सेट का, तो आपको नेक्स्ट टाइम काम आएगा वो, क्योंकि आपका कस्टमर आपके पास ही आएगा अगर जो आप लॉयल है, आप अच्छा काम करते हैं, आपका अपने एरिया में नाम है। नाम कब होता है? गुडविल से, अच्छा काम करने से। तो अपने सेट्स ये सोचो कि आपके पास ही आएंगे, तो उसके डेटा लेने हैं और लेने के बाद ग्रुप में शेयर करना है, वो आपका क्लियर रहना चाहिए। अब देखो WinRAR में किस तरह से आप उसको पैकेज बनाओगे वो भी मैं आपको अभी आज की क्लास में सिखा देता हूँ। अब देखो ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। ये सारी जो चीज है एक ही में डाल दी है। वो आप कैसे करोगे? उसके लिए क्या करना है, पहले सिलेक्ट कर लो। आप पहले सभी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसको मैं अनचेक कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं राइट क्लिक करता हूं। ये ध्यान से देखना, मैंने अभी राइट बटन यूज किया माउस का जी। ऐड टू आर्चिव। अच्छा, इसमें फिर आर्चिव फॉर्मेट जो है रेर रहने देना है, ठीक है। और ये कुछ भी चीजें चेंज नहीं करनी है। अगर जो आप ये इसमें पासवर्ड रखना चाहते हैं ताकि दूसरा कोई यूज करे, अगर जो ग्रुप में शेयर करे तो पासवर्ड आपके पास ही हो, तो सेट पासवर्ड भी कर सकते हैं आप। इसके लिए किसी को बेचना है आपको तो आप पासवर्ड के साथ रख सकते हैं अपने साइट पर, तो सेट एज पासवर्ड भी कर सकते हैं। अगर जो पासवर्ड नहीं रखना है तो सीधा ओके दबाना है आपको। दोबारा से समझा रहा हूं, ये तो ऑलरेडी है इधर एक, हम ऐड एस आर्चिव कर रहे हैं। ब्राउज कर लेते हैं, ब्राउज को नाम जो है यहीं दे देते हैं जहां पर है, ठीक है। और इसको टू कर देते हैं फाइल नेम में, सेव, ओके। अब देखो ये इधर ये बन गया है ना। अब इसको खोलोगे तो ये सारी चीजें मिलेगी। सो आप एक साथ भेज सकते हैं ग्रुप में WinRAR बनाकर। देखो अभी मैं शेयर करता हूं ये सारी चीजें। अब ये टेलीग्राम का सपोर्ट ग्रुप हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट ग्रुप है। अभी आपको कोई फाइल शेयर करनी है तो मैं आपको खाली एक से ही बता रहा हूं।
इसी को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो देखो अभी मुझे ये सब इकट्ठे शेयर करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? इसमें इस तरह से अलग अलग जाएगी और ओपन करते हैं तो देखो 4 फाइल सिलेक्टेड, और फिर कमेंट में लिख देते हैं जो भी आपको लिखना है। ठीक है, और मैं सेंड करता हूं तो ये अलग अलग जा रही है सब। ठीक है, एक पैकेज में भेजना है अगर जो, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको। तो अब मेरी जो फाइल है देखो एक ही जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? आर्चिव क्यों करते हैं हम, विनरार आर्चिव क्यों बनाते हैं? क्योंकि इतनी सारी जो फाइल्स होती है, या तो बहुत सारी फाइल्स को एक ही में डालना है आपको, एक साथ वही। तो मैं वो एक साथ भी बना सकता हूँ सभी को। अब जैसे ये जितने फोल्डर्स दिख रहे हैं, ये सारे फोल्डर्स को एक ही में डाल सकता हूँ, अलग अलग कंपनी के, और एक ही में डाल सकता हूँ। मैं अलग अलग डालूंगा तो पूरा पेज भर जाएगा, और आप अलग अलग इसको डाउनलोड करोगे। एक ही बार डाउनलोड करने के लिए विनरार में एक ही में डाल के मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, तो मुझे अलग अलग से सभी को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो कि 4 सेट आए आपके पास, तो 4 सेट का आप आर्चिव बना दो अलग अलग फोल्डर में, कंपनी के नंबर के हिसाब से, कंपनी के नाम के हिसाब से। फिर सभी को आर्चिव कर दो, उसका फोल्डर जो है सभी आर्चिव में डाल दो, और एक ही फोल्डर भेजो, विनरार फोल्डर, सबको एक साथ मिल जाएगा, अलग अलग फाइल के फॉर्मेट में नहीं, सभी एक ही पैकेज में। ठीक है, कैसे बनाते हैं सभी को समझ में आ गया अभी? तो आप जो डेली आपके पास टीवी आते हैं उसके सॉफ्टवेयर आपको प्लीज सेंड करना है ग्रुप में, क्योंकि ये ग्रुप आपका लाइब्रेरी भी है, आपके ही काम आएगा कभी फिर से। और आप सभी इक्वली शेयरिंग करते हैं फाइल्स को, तो आप एक जो फाइल सेंड करते हैं, अगर जो 5 लोग सेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। खाली एक ही बंदा शेयर कर रहा है तो एक ही फाइल मिलेगी। दिन की 5 फाइल अलग अलग आती है आपके पास, तो आपका बहुत बड़ा लाइब्रेरी बन जाएगा, आपके खुद का बैंक बन जाएगा, एक सॉफ्टवेयर बैंक, जिसमें आपको किसी और से मांगना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शेयरिंग हैबिट रखनी है आपको, खाली नॉट टेक 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 नहीं करना है, गिव भी करना है, गिव एंड टेक। ठीक है, तो आज का जो भी जो सेशन रहा, ये वीडियो में भेज रहा हूँ। हाँ, और ये सेशन को अभी एंड करते हैं यहाँ पर।